ये हैदराबाद शहर की बात है। एक लड़का जो स्कूटर पर जा रहा था, गलती से उससे लाल बत्ती क्रॉस हो जाती है और जैसे ही लाल बत्ती क्रॉस होती है, पास में पुलिस वाले खड़े हुए थे, वो इशारा देते हैं, उस लड़के को रोक लेते हैं। लड़का रुक जाता है। रुकने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि भाई, तुम्हें चालान कटवाना पड़ेगा, तुमने लाल बत्ती जो क्रॉस कर दी है। वो लड़का काफी रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि साहब, मुझसे गलती से हो गई थी, माफ कर दीजिए, आगे से इस तरह की गलती नहीं होगी। लेकिन पुलिस वालों का जो दिल था बिल्कुल भी नहीं पसीज रहा था। साफ साफ उन्होंने बोल दिया, लाल बत्ती क्रॉस की है, तुम्हें तो हर्जाना देना ही पड़ेगा। जब इस लड़के से बार बार कहा जाता है, लड़का कहता है कि ठीक है साहब, कम से कम चालान काट देना, गलती हुई है तो ठीक है, मैं हर्जाना देने के लिए तैयार हूं। जैसे ही डिटेल भरी जा रही थी, उस लड़के से पूछा जाता है कि ये स्कूटर किसके नाम है। तभी लड़का कहता है कि ये स्कूटर मेरा है और मेरे ही नाम है। पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं बेटा, ये स्कूटर तुम्हारे नाम नहीं है, बल्कि अंजू के नाम है। अंजू कौन है, उससे बातचीत कराओ। जब अंजू का नाम आता है तो लड़का एकदम से सक पका जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है। इसी बीच में वो कहता है कि साहब, मैंने इस स्कूटर को अभी हाल फिलहाल में तो खरीदा है और ये स्कूटर मेरे एक मिलने वाले से मैंने लिया है। पुलिस वाले जब उससे बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, उस मिलने वाले से बातचीत कराओ। जब वो मिलने वाले से बातचीत कराने वाली बात आती है तो पुलिस के दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं घर कर जाती है कि ये लड़का स्कूटर चोरी करके लेके आया है और स्कूटर चोरी करके लेके आया इसलिए भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए इससे लाल बत्ती क्रॉस हुई है। पुलिस वाले अब जब तक उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, वो बिल्कुल शांत नहीं बैठ रहे थे। जिससे जिससे ये स्कूटर खरीदा गया था, आखिरकार उसे भी सामने आना पड़ जाता है। और जो सामने आता है वो कहता है कि साहब, स्कूटर तो मैंने ही बेचा था। पुलिस वाले कहते हैं कि किसका स्कूटर है, तुमने क्यों बेचा। उस लड़के के माता, उसके पिता के बारे में जब डिटेल खंगाली जाती है तो उसकी ना तो माँ का नाम अंजू था और ना ही उसकी किसी रिश्तेदार का नाम अंजू होता है। इसी बीच में फिर पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं कि बताओ, ये अंजू कौन है। तब वो कहता है कि साहब, ये अंजू उसकी सास का नाम है, उसकी सास का स्कूटर है। जब इस तरह की बात आती है तो कहता है कि फिर तो घर की बात है, बातचीत कराओ। जब बातचीत कराने वाली बात आती है तब वो फिर से सकपका जाता है, घबरा जाता है। इसी बीच में कहता है कि साहब, मैं सास से बात नहीं करा सकता, लेकिन बेटी से बातचीत करा सकता हूं। आप चाहो तो बेटी से एक बार बातचीत कर लो। जब बेटी से बातचीत करने वाली बात आती है तो बेटी भी इधर उधर के जवाब दे रही थी। इसी बीच में बेटी फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। जब बेटी फूट फूट कर रो रही थी तो उससे पूछा जाता है कि तुम रो क्यों रही हो। वो कहती है कि साहब, साल 2021 में तो उसके जो पिता थे वो छोड़कर चले गए और साल 2025 उसकी जिंदगी में ऐसा आता है कि माँ भी छोड़कर चली जाती है। पिता ने भी अलग शादी कर ली, माँ प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। मैं क्या करूं, कहां से जा मैं अपनी माँ को लेके आऊं। हमने तो एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी और पुलिस वालों ने इस मामले में कोई जांच पड़ताल भी नहीं की। पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो इस बात की तस्दीक करने के लिए जब पुलिस ने कोशिश की, आगे जांच पड़ताल करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि उस महिला का 10 महीने पहले कत्ल हो गया था। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को दफना दिया गया था और 10 महीने बाद जब लाश निकल के बाहर आती है तो कातिल के जो चेहरे सामने आते हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की ये वजह थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। हैदराबाद में एक थाना है जिसका नाम है जवाहर नगर। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में एक मोहल्ला है जिसका नाम है भरत नगर। भरत नगर की रहने वाली एक महिला अंजू दासानी, जिसकी उम्र लगभग 44 साल के आसपास होती है। अंजू के 2 बेटियां होती हैं। एक बेटी बालिग हो चुकी है और दूसरी बेटी अभी छोटी है जिसकी उम्र लगभग 15.5 साल के आसपास है। ये बात है साल 2024 की। वो महिला बाहर ड्यूटी करने के लिए जाती है घर से बाहर और अपनी जो बड़ी बेटी है उसको भी लेके जाती है। छोटी बेटी है जो पढ़ाई लिखाई में है, साथ ही वो घर पर रहती है क्योंकि वो अभी छोटी है। ऐसे ही एक दिन की बात है, वो महिला अचानक ही ड्यूटी से वापस लौट कर आ जाती है और जब वापस लौट कर आती है तो दरवाजा खुला हुआ था। महिला घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, लेकिन घर के अंदर जैसे ही आती है तो आवाज आ रही थी। महिला एकदम से शांत हो जाती है और दबे पैर जब घर के अंदर जाने के प्रवेश कर रही है तो जो कमरा है उस कमरे का दरवाजा बंद था। तभी उसने खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की कि आखिरकार घर में कौन है, किससे बेटी बातचीत कर रही है। पता चलता है कि बेटी बिल्कुल न्यूड अवस्था में थी, नग्न अवस्था में थी और उसके साथ एक लड़का होता है, वो भी एकदम नग्न अवस्था में होता है। तब माँ एकदम से घबरा जाती है। माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ये बेटी कर क्या रही है। इससे पहले कि वो लड़का यहाँ से भागता, माँ ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा बंद करने के बाद पुलिस को कॉल कर दिया। जैसे माँ ने पुलिस को कॉल किया, इसके बाद फिर पुलिस मौके पर आ जाती है और उस लड़के को पकड़ लेती है। उस लड़के के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। उस लड़के के बारे में पूछा जाता है तो उसका नाम मोंटी कुमार सिंह होता है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है, जो कि पेशे से एक ड्राइवर होता है। बेटी 15.5 साल की और उसका अफेयर चल रहा था लगभग 20 साल के एक लड़के से। पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। वो जेल चला जाता है और करीब करीब 50 दिन तक जेल में रहता है। इसी बीच में माँ भी अपनी बेटी को समझाती है और जो बड़ी बहन होती है वो भी समझाती है। कहती है कि तुम्हारी उम्र अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, 15.5 साल के आसपास है
और तुम इस तरह की काम करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? दोनों ने जब उस बेटी को समझाने की कोशिश की तो बेटी उस वक्त शांत हो जाती है। पुलिस वालों ने भी उसको समझाया था कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, ये गलत बात है। वक्त आगे बढ़ जाता है और जब वक्त आगे बढ़ रहा था तभी अंजू को अपने पति की याद आ जाती है। दरअसल जो उसका पति था साल 2021 में से छोड़ छाड़ के घर से निकल जाता है। उसे वो दिन भी याद आते हैं जब झारखंड से वो चले थे हैदराबाद में नौकरी करने के लिए, कमाने के लिए, अपना गुजर बसर करने के लिए। दो बेटियों के साथ जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, साल 2021 में पति अचानक से घर से ये कह के चला जाता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उसने एक शादी कर ली और वाकई अपने प्रेमिका वगैरह के साथ वो रहना शुरू कर देता है। ये बात अंजू को बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, लेकिन उसने, वो स्वाभिमानी टाइप की महिला होती है, उसने अपनी बेटियों को पालने के लिए मेहनत करना शुरू कर देती है और जो भी काम मिलता था वो काम करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार हो जाती थी। बेटी को भी काम पे लगवा देती थी, बड़ी वाली को, और छोटी वाली बेटी को पढ़ा रही थी और खुद भी वो काम कर रही थी। ऐसे वक्त आगे बढ़ जाता है। एक बार फिर से, यानी कि जनवरी 2025 का वो महीना था। इसी बीच में वो महिला जैसे ड्यूटी से अचानक से घर वापस आ जाती है और जब घर वापस आती है तो जैसा उसके साथ पहले हुआ था साल 2024 में, एक बार फिर से इतिहास ने अपना आप को दोहराया। यानी कि उसकी जो बेटी है वो घर में ही उस अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है। और जब उसने अपनी आंखों से इस दृश्य को देखा तो माँ एकदम से आग बबूला हो जाती है। माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर से उसने माँ ने दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाज़ा बंद करने के बाद उसे निकलने का यहाँ से मौका ही नहीं दिया और पुलिस वालों से कहा कि देखो साहब, ये पहले भी घर में पकड़ा गया था, इस बार भी घर में पकड़ा गया है, अब की बार तो इसको बहुत लंबा भेजना, क्योंकि अगर ये मेरे घर में दिखाई देगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। पुलिस वाले फिर से एक एफआईआर दर्ज करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के बाद उस मोंटी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देते हैं। मोंटी फिर से जेल चला जाता है और जब जेल चला जाता है तो छोटी बेटी को बहुत डांटा जाता है, फटकारा जाता है और उस पर कई तरह की पाबंदी लगा दी जाती है कि अब तुम अगर कहीं दिखाई दी तो फिर देख लेना, यदि तुम्हारे साथ ये कभी दिखाई दिया तो फिर अच्छा नहीं होगा। माँ ने जब अपनी बेटी को डांटा फटकारा तो जो बड़ी वाली बेटी होती है, बड़ी वाली बेटी ने कहा कि माँ अब रहने दो, जो भी हुआ है सो हुआ है, अब छोड़ देते हैं। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ने लगता है। ये जनवरी की बात थी। वक्त आगे बढ़ने के साथ साथ मई का महीना आ जाता है। तारीख थी 12 मई 2025। जो बेटी होती है बड़ी वाली, वो घर नहीं आ रही थी क्योंकि जहाँ काम कर रही थी उससे वहीं रुकना था और माँ उस दिन अकेली थी, माँ को घर आना था। इसी बीच में छोटी बेटी ने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद अपने प्रेमी को बुला लिया। जैसे प्रेमी आता है, प्रेमी को घर के अंदर छुपा लेती है और जब रात होती है तो रात में जैसे ही आँख खुलती है तो बेटी अपने प्रेमी के साथ मिलकर माँ का कत्ल कर देते हैं। यानी कि बेटी माँ को पकड़ लेती है और जो प्रेमी होता है उसे चाकू से पार कर देता है। सीने पे वार किया जाता है, उसे गले पे वार किया जाता है और कुछ ही देर के बाद उस महिला ने दम तोड़ दिया। जैसे महिला ने दम तोड़ा, अब ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार इस लाश का हम क्या करेंगे, क्या ना करेंगे, कहीं पुलिस पकड़ लेगी तो, बहन को पता चल गया तो क्या होगा। इस तरह की बात थी। रात कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता, लेकिन उन्होंने उस घटना स्थल में जो भी सबूत थे उसे मिटाने की कोशिश की और लाश को पिन्नी में पैक करने के बाद उसको पूरी तरह से पैक कर दिया ताकि जो ब्लड है वो ब्लड बहे ना। इसी बीच में उस लाश को उन्होंने पूरी तरह से छिपा दिया और छुपाने के बाद फिर सुबह होती है और बेटी ड्यूटी से वापस आ जाती है। जब ड्यूटी से वापस आती है, 1-2 घंटे रुकने के बाद फिर से बेटी ड्यूटी करने के लिए निकल जाती है। फिर से वो अपने प्रेमी को बुलाती है और प्रेमी को बुलाने के बाद कहती है इस लाश का क्या करना है, अगर ज़्यादा टाइम तक ये लाश रही तो देख लेना, पता चल जाएगा। तब ये दोनों फैसला करते हैं कि एक काम करते हैं, इसे लेकर कहीं नहीं जाते और जो बेडरूम है ना उसके अंदर ही इसको दफन कर देते हैं। फिर दोनों मिलकर गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उस लाश को उस गड्ढे के अंदर दफन कर देते हैं और वो लड़का इतना शातिर होता है कि सीमेंट का इंतजाम करता है, रोड़ी वदरपुट का इंतजाम करता है और उस कमरे में वो एकदम से सीमेंट से उसे पैक कर देता है। यानी कि अभी तक वो जगह जो थी वो कच्ची थी और जैसे ही बेटी यानी कि बड़ी वाली बहन शाम को वापस आती है, वो देखकर घर में उससे कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। घर के अंदर फर्श था। तभी उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ तुमने, ये फर्श अभी सुबह तक तो बिल्कुल ठीक था। तभी वो कहती है कि दीदी आपको तो पता ही है कि घर में कितने सारे चूहे हो रहे हैं, जहां देखो वहां उन्होंने गड्ढे खोदे हुए हैं, इसलिए मैंने इसे प्लेन कर दिया है, पैक कर दिया है पूरी तरह से। जब बड़ी वाली बेटी को भी यकीन हो चला था, वो पूछती है कि माँ नहीं दिखाई दी। वो कहती है माँ तो रात भी नहीं आई, मुझे लगा कि शायद जैसे तुम रुकी हुई हो तो तुम्हारे साथ ही भी रुक गई होगी। उसने कहा मेरे साथ तो नहीं रुकी। एक बार फिर से जब फोन करते हैं तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था और जैसे ही स्विच ऑफ आता है तभी दोनों बहनें एकदम परेशान हो जाती हैं। छोटी वाली बेटी कुछ ऐसी एक्टिंग कर रही थी जैसे अपनी माँ को लेकर वो कितना ज़्यादा सजग है, सतर्क है, तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसी बीच में छोटी वाली बेटी अपनी बड़ी वाली बहन से कहती है कि दीदी मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, मेरे अफेयर पर तो तुम्हें इतनी दिक्कत थी, परेशानी थी, लेकिन माँ का भी अफेयर चल रहा था। जैसे पिताजी का अफेयर चल रहा था, वो घर छोड़ के चले जाते हैं, माँ का भी अफेयर चल रहा था। देख लेना वो यहाँ से गायब हो चुकी हैं, भाग चुकी हैं अपने प्रेमी के साथ और तुम
हमें तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। फिर वो दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ को जगह जगह ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन माँ वापस लौटकर नहीं आती है। और ऐसे ही करते करते 5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत जाता है। और जैसे ही 5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत जाता है, इसी बीच में बड़ी वाली बेटी को याद आता है कि माँ के तो 80,000 रुपये थे। उन्होंने एक जगह 80,000 रुपये रखे हुए थे, लेकिन 80,000 रुपये माँ को ही मिल सकते थे। वो सीधी दोनों बेटियां वहां जाती हैं कि जो माँ के पैसे हैं वो हमें पैसे दे दो। इसी बीच में जो चिट फंड का डिपार्टमेंट होता है, जब वहां से पैसे की डिमांड की जा रही थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ ही इन पैसों को लेके जा सकती हैं, तुम नहीं लेके जा सकते हैं। तभी वो कहते हैं मेरी माँ यहाँ से भाग चुकी हैं, जा चुकी हैं, वो लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे। इन पैसों की हमें सख्त ज़रूरत है, हमारे पैसे हैं, हमें दे दीजिए। जब दोनों ही बहनें गिड़गिड़ाती हैं, रोती हैं, तब वो कहते हैं कि आपको जाकर एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो अब हम इस मामले में कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, आपके पैसे आपको दे सकते हैं। दोनों बहनों ने फैसला कर लिया। 17 अक्टूबर 2025 को लगभग 5.5 महीने के आसपास हो चुके थे। वो जाते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में और जाने के बाद एक FIR दर्ज कराते हैं और जाकर पूरी कहानी बताते हैं कि 12 मई 2025 को उनकी माँ अचानक ही घर से लापता हो गई थी। ये उसका फ़ोन नंबर है, लेकिन कभी फ़ोन नंबर लगता नहीं है। हमने अपनी माँ को हर जगह तलाश करने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में जो भी तफ्तीश की थी, जो भी जांच पड़ताल की थी, उस जांच पड़ताल से पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कुछ जब पुलिस को कुछ मिलता नहीं है, पुलिस इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। अक्सर गुमशुदगी के जो मामले होते हैं, पुलिस उन्हें ठंडे बस्ते में ही डाल देती है। और उसके बाद फिर जो बड़ी वाली बेटी होती है, उसे जाना होता था ड्यूटी पर। घर में वो अकेली रहती थी और जहाँ वो रहती थी, उसी जिस कमरे में वो रह रही है, उसी कमरे में माँ को दफन किया गया था। और उसी कमरे में चारपाई डली हुई थी या बेड डला हुआ था। वहीं पर वो अपने प्रेमी से मिलती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और उसकी ज़िंदगी आराम से ऐसी गुजर रही थी। और उसे कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला था नहीं। बड़ी बहन आती थी तो बड़ी बहन उसके साथ वैसे ही नॉर्मल व्यवहार था। बड़ी बहन को इस बात का कभी भी एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी जो माँ है भागी नहीं है, बल्कि मर चुकी है। इसी बीच में वक्त आगे बढ़ रहा था। जो घर में एक स्कूटर था, स्कूटर बेच दिया जाता है, ये कह के कि हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है, जो ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए हमें स्कूटर बेचना ही पड़ेगा। स्कूटर माँ के नाम होता है और स्कूटर जो बेचा जाता है, इसी बीच में जो उसका प्रेमी घर पे आता था जाता था, वो कब प्रेग्नेंट हो जाती है उसको इस बात का भी एहसास नहीं होता। वक्त आगे बढ़ रहा था और ये जनवरी 2026 जब आता है तो इसी बीच में उसको एक बेटा भी पैदा हो जाता है। जब बेटा पैदा होने वाला था या बच्चा पैदा होने वाला था, उससे पहले ही वो नज़दीकी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने के बाद शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद जो बड़ी बहन होती है वो इस रिश्ते को स्वीकार कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है कि जब माँ ही नहीं आ रही है तो माँ का अपना प्यार मिल गया है, पिता को अपना प्यार मिल गया है, तो छोटी बहन का प्यार मिलने में क्या दिक्कत है। हालांकि वो 17 साल की अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। इसी बीच में जब स्कूटर का असली मालिक नहीं मिल पा रहा था, लाल बत्ती क्रॉस हो जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि उसका कत्ल हो चुका है। और जब इनसे पूछा जाता है, मोंटी से पूछा जाता है और उस 17 साल की उस छोटी वाली बेटी से पूछा जाता है, तो वो उस जगह को बताते हैं जहां पर उसको दफन किया गया था। आखिरकार गड्ढा खोदा जाता है। नायब तहसीलदार और कई अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद होते हैं। उनकी मौजूदगी में ये तारीख थी 17 मार्च 2026। जब गड्ढा खोदा जाता है तो उसमें सड़ी गली अवस्था में लाश बाहर निकल के आ जाती है, लेकिन वो कंकाल का रूप धारण कर चुकी थी। पुलिस ने उसके DNA सैंपल वगैरह लिए हैं, जांच पड़ताल के लिए आगे भेजे हैं, लेकिन जितने जैसे जैसे बताया गया था ठीक वैसे ही हुआ। उस्मानिया अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम से रिपोर्ट से ही पता चलता है कि उसको चाकू मारे गए थे उसके सीने में और उसके गला काटा गया था। इसी वजह से उसकी हत्या हुई थी, यानी कि वो मारी गई थी। पुलिस ने इसमें जो आरोपी होता है, ड्राइवर जो उसका पति भी बन जाता है, जिसका नाम मोंटी होता है, उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। क्योंकि वो लड़की जो होती है वो 17 साल की थी, 18 साल कंप्लीट नहीं होती, इसलिए उसको बाल सुधार गृह भेजा गया। जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बेटी अपनी ही माँ की दुश्मन बन जाती है और अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर उसको इतनी दर्दनाक तरीके से मौत देती है। ना केवल मौत देती है बल्कि घर के अंदर ही उसको दफन कर देती है। और जहाँ दफन थी वहीं पर वो बैठकर आराम से तसल्ली से शारीरिक संबंध बनाते थे और वो बार बार हंसते थे, मुस्कुराते थे कि अब तो कोई विरोध करने वाला नहीं है। माँ को शायद चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो लाश थी 10 महीने के बाद निकल के आती है तो सच बाहर आता है और जो उनका एक क्रूर चेहरा था, बुरा चेहरा था, वो ज़माने के सामने आ जाता है। और बेटी की जब करतूत थी, सब लोग अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब सुन रहे थे, देख रहे थे, तो यकीन नहीं हो रहा था कि इस दौर में, इस कलयुग में ऐसी भी बेटी पैदा हो रही है। दोस्तों, जाते जाते जम्मू के रहने वाले दिनेश कुमार हैं, आज जिनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें योगेंद्र सिंह गोरखपुर से हैं, प्रदीप कुमार कुशवाहा,
धौलपुर से मोहम्मद रिजा, बिहार से मैनपुरी से चूड़ामणि यादव, बाराबंकी से वंदना वर्मा, सुशांत कुमार, रमेश गुजरात से, आयुषी मीणा शाहदरा दिल्ली से, शैलेंद्र कुमार प्रयागराज से, संजय कुमार ठाकुर, टिंकू यादव, रोहित कुमार हापुड़ से, उपेंद्र राजपूत, राजू वर्मा रायबरेली से, हरिकेश मौर्य प्रतापगढ़ से, प्रभा गौतम दिल्ली से, विनोद कुमार, अरुण कुमार शर्मा, अरशद शेख इंदौर से, आशीष कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।